बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू फैक्ट्री के नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, कुल कायनात सीरीज की तीसरी किस्त में हम जमीन से सिर्फ 7 करोड़ किलोमीटर से भी दूर आ चुके हैं। आगे का सफर इतना दिलचस्प है कि वापसी का सवाल ही पैदा नहीं होता। यहाँ सूरज की गर्मी बहुत ज्यादा होगी, नाकाबिले बर्दाश्त होगी। शायद हमें यहाँ नहीं आना चाहिए था, लेकिन ठहरिए, सूरज के सुनहरे डाल पर एक नुक्ता सा जो तेजी से तैरता हुआ जा रहा है। ये हमारे निज़ाम शमसी का सबसे पहला और सबसे छोटा सियारा मरकरी है। इसकी सतह पर खड़े होकर देखें तो आसमान एक हैरतनाक मंजर पेश करता है। मरकरी का आसमान काला स्याह है, रात से भी ज्यादा तारीख तर। हमारी जमीन जैसा नीला खूबसूरत आसमान आपको यहाँ नहीं मिलेगा। लेकिन आप हैरान होंगे कि आसमान का असल रंग तो काला है, बल्कि ज्यादा दुरुस्त बात यह है कि वो चीज जिसे हम आसमान कहते हैं असल में कोई रंग नहीं रखती। और आसमान कोई चीज भी नहीं, बल्कि अनलिमिटेड यानी कि लामतनाही। सादा अल्फाज में मतलब ये कि ना खत्म होने वाली चीज जिसका कोई रंग नहीं। तो फिर हमें जमीन से आसमान नीला क्यों नजर आता है? इसकी वजह जानने से पहले ये जान ले कि सूरज की रोशनी 7 रंगों पर मुश्तमिल होती है। ये रंगों का फर्क दरअसल वेवलेंथ का फर्क है। सुर्ख रंग की वेवलेंथ सबसे ज्यादा, जबकि नीले और वायलेट की सबसे कम होती है। जब सूरज की रोशनी हमारे एटमॉस्फेयर में दाखिल होती है तो फिजा में मौजूद नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से टकराती है, तो रेड, ऑरेंज और ग्रीन की वेवलेंथ इतनी ज्यादा है कि मॉलिक्यूल्स इन्हें रोक नहीं पाते और ये साफ निकलकर जमीन पर पहुंच जाती है। जबकि नीले और वायलेट कलर की वेवलेंथ इतनी कम है कि मॉलिक्यूल से टकराकर फिजा में हर तरफ फैल जाते हैं। यही वजह है कि हमें आसमान नीला नजर आता है। लेकिन आप पूछेंगे कि वायलेट कलर भी तो फिजा में बिखरा हुआ है, बल्कि ज्यादा तादाद में बिखरा होता है, तो हमें आसमान बनफ़से वायलेट नजर क्यों नहीं आता? इसका जवाब है कि हमारी आंख की लिमिट। जी हाँ, हमारी आंख की बायोलॉजी ऐसी है कि वायलेट की निस्बत नीले रंग की वेवलेंथ के लिए ज्यादा सेंसिटिव है। यानी आसमान पर फैला वायलेट रंग हमें नजर नहीं आता। चंद ऐसे जानवर हैं जिनकी आंख छोटी से छोटी वेवलेंथ को भी कैच कर लेती है, जैसे शहद की मक्खी और अकाब वगैरह। ऐन मुमकिन है कि इन जानवरों को आसमान नीला नहीं बल्कि वायलेट यानी ऐसा ही नजर आता होगा जैसे हकीकत में है। मरकरी के गिर्द गैसों का कोई गिलाफ नहीं, इसलिए सूरज की सतरंगी रोशनी यहाँ सीधी पड़ती है। इसलिए सूरज जहाँ सुनहरा और आसमान तरीही सियाह नजर आता है। ना सिर्फ ये ही, बल्कि मरकरी की कोई फिजा भी नहीं, बल्कि वेनस की तरह इसका कोई चांद भी नहीं। वजह यह है कि मरकरी की कशिश सकत यानी फोर्स ऑफ द ग्रेविटी इतनी कम है कि ये अपने गिर्द किसी बड़े खलाई पत्थर को जकड़ नहीं पाता, इसे अपनी तरफ खींचकर अपने गिर्द गर्दिश करने पर मजबूर नहीं कर पाता। इसके करीब आने वाले तमाम शहाबिये यानी मेटेरॉइड्स या तो इससे टकरा जाते हैं या इससे 3.5 करोड़ किलोमीटर दूर सूरज में गिर जाते हैं। और क्यों न गिरे, आखिर हमारे सूरज की कशिश भी तो गजब की है। कायनात में जो जिस्म जितना ज्यादा वजन रखता है, इतनी ही इसकी कशिश भी ज्यादा होती है। मरकरी एक छोटा सा सियारा है। इसका वॉल्यूम और मास दोनों जमीन के वॉल्यूम और मास के सिर्फ 6% है, लेकिन इसकी कशिश सकत जमीन की कशिश सकत यानी कि फोर्स ऑफ द ग्रेविटी का तकरीबन 40% है। यही वजह है कि अगर आपका वजन जमीन पर 70 किलोग्राम है तो मरकरी पर यह सिर्फ 30 किलोग्राम रह जाएगा। आप वजन कम करने के लिए मरकरी पर जा सकते हैं। बस इतना सा मसला है कि कमशुदा वजन दोस्तों को दिखाने के लिए शायद आप वापस जमीन पर ना आ सके। लेकिन अगर वजन कम करने के लिए आप मरकरी पर जाए तो कोशिश करें कि यहाँ 1 से ज्यादा दिन ना गुजारे, क्योंकि मरकरी वेनस से भी ज्यादा हैरत अंगेज है। यहाँ एक दिन बहुत बड़ा और साल बहुत छोटा होता है। यहाँ का एक दिन 2 साल के बराबर है। मरकरी अपने महवर के गिर्द एक चक्कर 176 दिन में मुकम्मल करता है, यानी तकरीबन 6 माह में। जब यही मरकरी सूरज के गिर्द सिर्फ 86 जमीनी दिनों में चक्कर मुकम्मल कर लेता है, इसका एक दिन इसके 2 साल से भी कुछ बड़ा होता है।
सूरज के इंतहाई करीब तरीन होने की वजह से मरकरी हमेशा दो इंतहाई यानी कि एक्सट्रीम टाइप के मौसमों का सामना इसे करना पड़ता है। ये सियारा दिन में 800 डिग्री की नाकाबिले बर्दाश्त तपस से बहक रहा होता है और इसके बरक्स रात में इसका दर्जा हरारत -275 डिग्री तक आ जाता है। अगर ये हमारे सोलर सिस्टम के किंग यानी कि सूरज का पड़ोसी है तो इसे इतना तो बर्दाश्त करना पड़ेगा। सूरज के इतने करीब होने के बावजूद इस पर एक भी आतिशफिशा नहीं है। हाँ, आतिशफिशा पहाड़ यहाँ कभी हुआ करते थे लेकिन अब सब मर चुके हैं, इसलिए मरकरी एक मुर्दा सियारा है। इसके दामन में ना तो आग है ना इसका कोई एटमॉस्फेयर यानी कि मैग्नेटिक फील्ड है, लेकिन इसकी जिंदा दिली देखिए। कहाँ आग बरसाता सूरज का पड़ोस, कहाँ इसके किनारों में छुपे बर्फ के समुंदर। जी हाँ, मरकरी पर आतिशफिशा तो नहीं, बर्फ जरूर है। 1991 में जब जमीन से एक रडार सिग्नल के जरिए पता चला कि मरकरी पर बर्फ मौजूद हो सकती है तो साइंसदान चकरा कर रह गए थे। सूरज के बिल्कुल सामने मौजूद नन्हे मुन्ने सियारे पर बर्फ ये कैसे मुमकिन है? फिर इसी तस्दीक के लिए इंसान ने करोड़ों डॉलर खर्च कर दिए। 2012 में मरकरी पर भेजे गए नासा के खलाई मिशन मैसेंजर ने ऐसी तस्वीरें भेजी जिसमें बर्फ की मौजूदगी साबित हो गई तो हवाई तहकीक में दिलचस्पी रखने वाले खुशी से तड़प उठे। ये बर्फ मरकरी के शिमाली हिस्से में घड़ों के अंदर मौजूद थी। ये ऐसी जगह थी जहां सूरज की रोशनी करोड़ों वर्षों से नहीं पहुंची थी। ये घड़े न जाने कब से मुस्तकिल अंधेरों में समाये हुए थे, इसीलिए यहाँ पर जो बर्फ पड़ी हुई थी वो सूरज की रोशनी और शिद्दत से महफूज रही। जब ये बर्फ दरियाफ्त हुई तो हला में किसी सियारे पर जिंदगी के आसार तलाश करने वालों की उम्मीद एक बार फिर जाग उठी। बहुत सू को एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि शायद इसी बर्फ की तह में कोई एक बैक्टीरिया पर मुश्तमिल जिंदगी मौजूद हो, लेकिन मरकरी पर तहकीक के लिए जाने वाले नासा के दो प्रोग्राम मैरिनर और मैसेंजर दोनों से वहां पर जिंदगी की तस्दीक ना हो सकी। इन दोनों मिशन में से मैरिनर 30 साल की तहकीकात के बाद रिटायर हो चुका है और हला में सूरज के करीब एक बेमकसद रिटायर्ड लाइफ गुजार रहा है। लेकिन दूसरा मिशन मैसेंजर जो एक रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट था 4 साल तक मरकरी के गिर्द तहकीकात करता रहा और मरकरी की शानदार तस्वीर जमीन पर भेजने के बाद अप्रैल 2015 में मरकरी में ही गिरकर तबाह हो गया। आज हम मरकरी के बारे में जो भी ताज़ा तरीन मालूमात रखते हैं वो इसी रोबोटिक स्पेसक्राफ्ट से ली हुई तस्वीर से मुमकिन है। इन दोनों के बाद भी मरकरी के लिए नए मिशन रवाना किए जा रहे हैं और कुछ रवाना किए भी जा चुके हैं। मरकरी पर बर्फ की दरियाफ्त बहुत बड़ा कारनामा था। नाजरीन, हमारी अगली वीडियो में हम आपको सूरज से होते हुए एक ऐसे सियारे पर लेकर जाएंगे जहां वाकई इंसान जाने वाला है और हो सकता है इंसान वहीं से हो, और आखिर वो ऐसा क्यों करेगा और क्यों कर रहा है, सब कुछ आपको बताएंगे। कुल कायनात की अगली किस्त में हमारी जमीन से कायनात के सफर को आप माजी का सफर कह सकते हैं, क्योंकि जू हम कायनात में आगे बढ़ते हैं दरअसल माजी में सफर करते हैं। ऐसा क्यों है, ये सब कुछ आप आगे सफर में जानते चले जाएंगे। अगर आपको हमारे कुल कायनात की तीसरी किस्त अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल उर्दू फैक्ट्री को सब्सक्राइब भी जरूर करें ताकि हम इस तसलसल को बेहतर से बेहतर बना सके। शुक्रिया।